देश के जाने माने साहित्यकार और करीब 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों को लिखने वाले अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत श्रीधर पराडकर ने की राष्ट्रीय प्रस्तावना से सीधी बात। आइए जानते हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से पराडकर जी ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है दर्शकों को, मैं प्रयास करता हूं कि राष्ट्रीय प्रस्तावना के माध्यम से आपको देश के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से मिलाता रहूं। आज उसी श्रृंखला में आज हम देश के जाने माने साहित्यकार और जिन्होंने 2 दर्जन से अधिक किताबें लिखी हैं, भारतवर्ष के सर्वोच्च पुरस्कार से आप पुरस्कृत हैं, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, जिन्हें पूरे देश में बल्कि मैं कहूँ पूरे विश्व में श्रीधर पराडकर जी के नाम से जाना जाता है। आज मैं अपने दर्शकों से बात करता हूँ पराडकर साहब से साहित्य के बारे में, कुछ तकनीकियाँ जो आज हमारे समाज को चाहिए उसके बारे में बात करता हूँ। आपका राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में बहुत जी बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पहले ये बताइए, राजधानी लखनऊ में आपका जो प्रवास आज हो रहा है, आपके आने का उद्देश्य क्या है? आप लखनऊ किस निमित्त आए? देश की लोक साहित्य की बहुत बड़ी साहित्यकार हैं डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह, जिन्हें पद्मश्री मिला पिछले वर्ष। वो अपने पति की स्मृति में एक साहित्य कार्यक्रम हर साल करती है, उसी कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होने आया हूँ। अच्छा, आपने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है जी, और उसी लेखन की विधा में आपको देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो राष्ट्रपति पुरस्कार कहा जाता है उससे भी आपको नवाजा गया है। तो जो पुरस्कार मिला है आपको साहित्य के क्षेत्र में, उस पुरस्कार के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ विस्तार से बताइए। भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय है, ये साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। उसमें उसका एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है स्वामी विवेकानंद पुरस्कार। ये प्राच्य विद्या में लेखन के लिए दिया जाता है। मेरा काफी साहित्य प्राच्य विद्या से संबंधित है और उस कारण से उस पुरस्कार को दिया गया था। आज जो वर्तमान समय में समाज में साहित्यकारों की जो एक दायित्व है वो बढ़ गया है, क्योंकि जो तमाम सारा वितंडावाद हो रहा है साहित्य को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, हमारी नीतियों को, परंपराओं को, रूढ़ियों को लेकर के, और यहाँ तक बात आ गई कि अब संविधान को लेकर के भी तमाम सारे अलग अलग विचार आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक परिपक्व साहित्यकार की एक ड्यूटी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या लगता है कि एक साहित्यकार को किस प्रकार का अपना दायित्व निर्वहन करना चाहिए? इसके बारे में भी विस्तार से प्रकाश डालें। आज जो साहित्यकार मिलते हैं ये 2 प्रकार के मिलते हैं। एक है विशुद्ध साहित्यकार और एक है किसी विचारधारा से प्रभावित साहित्यकार। दायित्व तो दोनों का एक ही है, लेकिन विचारधारा से जुड़ा जो साहित्यकार होता है वो अपनी विचारधारा को साहित्य में भी लेके आता है, और उसी कारण फिर ये भाग बनता है कि ये वामपंथी साहित्यकार है या ये दक्षिणपंथी साहित्यकार है, ये प्रगतिशील है, ये जनवादी है, ये यथार्थवादी है। तो साहित्य में इस प्रकार का कोई वाद नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। विचारधारा ये साहित्यकार की हो सकती है, साहित्य की नहीं होनी चाहिए। साहित्य लिखते समय साहित्यकार ने निष्पक्ष ही रहना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। साहित्यकार की विचारधारा हो सकती है, वो अपनी रखे, लेकिन उसको साहित्य से न लाए। आपके हिसाब से साहित्य को मूल में रख करके सर्वोपरि साहित्य को रखना चाहिए। विचारधारा अलग हो सकती है, विचारधारा से प्रभावित होकर के भी वो साहित्य को लिख सकता है, लेकिन अगर वो समाज को संदेश देना चाहता है अपने साहित्य के माध्यम से, तो आपके हिसाब से मूल साहित्य में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। विचारधारा का तो परिवर्तन हो सकता है। हाँ। आपने 2 दर्जन पुस्तकों का लेखन हो चुका है आपके माध्यम से, देश में बहुत लोकप्रिय भी हुई हैं आपकी किताबें, और अभी तत्कालिक रूप से जो अभी आपकी एक तत्वमसी
नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है अभी जी हाल में जी ही। जी जी। इसमें आप उस तत्व के बारे में बताइए कि मूल को लेकर के आपने क्या लिखा? ये उसका नाम देख करके कुछ दूसरा अर्थ आ सकता है तत्वमसी, लेकिन ये मूलतः उपन्यास है। और ये जो शब्द है तत्वमसी की मैं नहीं तुम ही, इसका वो होता है कि मैं खुद कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है ईश्वर ही है। तो संघ का जो प्रचारक होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो अपने लिए नहीं जीता है, वो अ, देश और समाज के लिए जीता है। तो प्रचारक का जीवन कैसा होता है, वैसे लोगों के घरों में जाता है, कैसी उसकी दिनचर्या होती है, उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस कठिनाई, मतलब किसी भी प्रकार की कठिनाई को न मानते हुए वो काम करता है। तो उपन्यासिक रूप में उन सारी घटनाओं का इसमें जिक्र है। इस पुस्तक में आपने जो देश के लिए समर्पित, राष्ट्र के प्रति समर्पित जो एक संगठन है जिसको आज देश में आरएसएस के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समूह है, बहुत बड़ा, संसार का सबसे बड़ा संगठन है। उसमें आकर के सामान्य व्यक्ति जब आता है, प्रवेश करता है पहले दिन, उस समय वो आरएसएस का कोई भी गुण नहीं जानता है, और ट्रेनिंग करने के बाद जब वो आरएसएस का एक कार्यकर्ता माना जाता है, वो कैसे अपना सर्वांगीण जीवन जिए, उसकी विचारधारा क्या रहे, उसका उद्देश्य क्या है, वो राजनीति में क्यों आया है। मुझे लगता है कि इस उपन्यास में आपने इसी का जो आपने बताया, इसका उदाहरण करने का प्रयास किया है। कहानी और उपन्यास, इसमें थोड़ा सा फर्क लगता है पढ़ने में, समझने में भी, इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य होता है, एक पूरा घटनाक्रम उसमें एक कालखंड का होता है। कहानी में एक व्यक्ति का या एक परिवार का या एक किसी विशेष घटना का होता है। उपन्यास पूरा का पूरा लगभग एक कालखंड उसमें आता है। आज जो स्थिति है देश में, साहित्य, अभी आपने जो बताया कि साहित्यकार भी कई प्रकार के होते हैं, आपको क्या लगता है कि मूल साहित्यकारों को अपना दायित्व? ये बहुत गंभीर लेकिन मूलभूत सवाल है। साहित्यकार का काम होता है अपने लेखन के माध्यम से समाज में जो भी अच्छा बुरा घट रहा है उसको सकारात्मक दिशा में प्रस्तुत करना या उसका मार्ग भी निकालना। साहित्य के माध्यम से हम वर्तमान और इन सारी चीजों को लोगों के सामने अधिक आसानी के साथ ला सकते हैं। व्यक्ति का मानसिक स्तर बढ़ाने में भी साहित्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और इसलिए साहित्यकार की भूमिका इस दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। साहित्य कभी भी किसी भी कालखंड में लिखा जाए, उसका मूल तो यही है कि मनुष्य की जो संवेदना है, मनुष्य बनने के लिए जो आवश्यक है, उन संवेदनाओं को स्वाभाविक रूप से मूल रूप में उभार करके लोगों के सामने वो लाए। क्योंकि संवेदनाहीन जो होता है वो मनुष्य ही नहीं होता। तो मनुष्य को संवेदनशील बनाना, और साहित्य की उत्पत्ति भी संवेदना में से ही होती है। जो सबसे पहला साहित्यिक रचना वाल्मीकि जी ने लिखी है, वो रामायण की, वो संवेदना में से ही निर्माण हुई क्रौंच वध के। इसलिए संवेदना के बिना साहित्य हो ही नहीं सकता। ऐसे ही संवेदना के बिना भी मनुष्य भी नहीं होता है। जिसको सुख दुख नहीं है वो मनुष्य नहीं है, और यह काम ही साहित्य को करना है। आपके हिसाब से प्रकृति का सर्वोच्च प्राणी मानव है, और मानव को अभी आपने बताया कि साहित्यकार की एक ड्यूटी हो जाती है कि वो जो चीजें घटती हैं किसी भी कालखंड में, तो पक्ष तो उसका नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है।
लेकिन साहित्यकार को अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार उस कालखंड में घटित हुई घटनाओं को सकारात्मक रूप से, मूल रूप से समाज के सामने रखना चाहिए, जिससे वो संवेदना से भी जुड़े रहे और साहित्यकार का मुख्य उद्देश्य भी पूरा हो जाए। यही आपका कहना है, मुझे लगता है इस प्रश्न के उत्तर में। अब आखिर में एक छोटा सा प्रश्न और है कि राष्ट्रीय प्रस्तावना, क्योंकि आपको पता है आप लोग देश के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी होते हैं और दैव योग से राष्ट्रीय प्रस्तावना भी जो चैनल है हमारा, हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनमें बहुत सारे लोग राष्ट्रीय प्रस्तावना को एक शब्द के रूप में मानते हैं। शब्द तो शब्द है, शब्द तो ब्रह्म भी है, वो एक अलग विषय है, लेकिन इस शब्द के अर्थ में भी राष्ट्र की भावना ओतप्रोत होती है। अक्सर मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय प्रस्तावना से ही आपका संचालन शुरू होता है। देश की कोई भी व्यवस्था संविधान से शुरू होती है और संविधान पे आके समाप्त हो जाती है। तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसी को हम राष्ट्रीय प्रस्तावना कहते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए भी आपका कुछ मार्गदर्शन। इसमें थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है कि संविधान ये देश का होता है, राष्ट्र का नहीं होता, क्योंकि राष्ट्र जो है वो किसी सीमा में नहीं बंधा होता है। राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़ता है और उसका संविधान नैतिक होता है, अंदर का होता है। तो नागरिक होना और राष्ट्रीय होना, इन दोनों में अंतर है। नागरिक कोई भी हो सकता है। पाकिस्तान की हित की बात सोचते हुए एक एप्लीकेशन देके भारत का नागरिक बन सकता है और यहाँ रह करके वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय व्यक्ति कहीं पर भी रहे, नागरिक हो न हो, लेकिन वो राष्ट्रीय होता है और वो उसको बाहर नहीं जाता है अपने राष्ट्रीय। अब इस भावना के साथ प्रत्येक व्यक्ति ने राष्ट्रीय होना ही चाहिए, वैचारिक दृष्टि से भी और आचरण की दृष्टि से भी। केवल वैचारिक होने से काम नहीं चलता और खुद के अच्छे होने से भी काम नहीं चलता, वो सब भावना आनी ही चाहिए। और ऐसे में ये जो आपका जो चैनल है राष्ट्रीय प्रस्तावना, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये अपना जैसा उसका नाम है राष्ट्रीय प्रस्तावना, यह इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे, शुभकामनाएं। तो आपने देखा दोस्तों, राष्ट्रीय अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बार बार राष्ट्रीय शब्द जुड़ रहा है और महोदय ने जो राष्ट्रीय शब्द की जो परिभाषा की है, मेरे दर्शकों ने भी समझ लिया होगा कि एक नागरिक और एक राष्ट्रीय व्यक्ति के होने में कितना अंतर होता है। आपको इसी तरीके से मैं समाज के व्यक्तित्व, जो हमारे लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, उनसे मिला। और ये जो आपने सबसे बड़ी बात कही है, इस पुस्तक का जो शीर्षक है तत्वमसी, जिसका आपने विश्लेषण भी किया, व्याख्यान भी दी। वास्तव में बात जहां से शुरू होती है वहीं पे आके खत्म भी होती है कि सब अपने लिए कुछ नहीं है, सब उसी के लिए है। और उसको किसी ने अपने अपनी भाषा में समझा होगा, लेकिन आरएसएस का कार्यकर्ता जो होता है, आरएसएस का कोई भी व्यक्ति राष्ट्र को सर्वोपरि समझ के, मान के, व्यवहारिक आचरण में अपना जीवन जीता है, ऐसा आपका कहना है। इन्हीं भावनाओं के साथ राष्ट्रीय प्रस्तावना आपके विचारों का स्वागत करता है और फिर आपको अगले पॉडकास्ट में मिलाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत नमस्कार।